नगरी क्षेत्र के हनुमान चौक में दानवीर स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह के नाम से बन रहा प्रवेश द्वार का काम अटका पड़ा है। नगर पालिका का कहना है कि चूंकि डिजाइन में त्रुटि होने के कारण रोका गया है। वहीं आयोग अध्यक्ष और गौरीशंकर बिसेन कहते हैं कि आपातकाल में किसे फंसाए, इसका प्रवेश द्वार कैसे बनेगा और कैसे बनना चाहिए। विकास यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कौन राणा हनुमान सिंह के अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भूल चूक हो जाती है, लेकिन मैं राणा हनुमान सिंह का सम्मान करता हूं। वह आदरणीय है। बड़गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए उन्होंने महती भूमिका निभाई है। कांग्रेस के वह नेतृत्व करता भी रहे हैं। मैं छोटेपन में देखता था कि राणा हनुमान सिंह, तेजलाल टेमरे, सीडी गौतम, थान सिंह, नंदकिशोर शर्मा और सुरेश खरे सारे कांग्रेसी एक जगह बैठते थे और आपातकाल में किसको अंदर किया जाए इसकी लिस्ट बनाते थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूजा का हम विरोध करते हैं। यह देश ऋषि मुनिया, संत महात्मा और वेद पुराणों का देश रहा है। यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूजा से तानाशाह हो जाता है। इंदिरा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के विपरीत जाकर देश में 1 साल और राज करने आपातकाल लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कोरोना संक्रमण, युद्ध, भूखमरी जैसे और अन्य आपदा आ गई थी तो आपातकाल लगाया क्या? हमें अंदर कर दिया होता तो ठीक था, लेकिन आपने जो आपातकाल में मोरारजी भाई, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी के साथ आज़ादी का संघर्ष करने वालों को अंदर डाल दिया। जिसने भी संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। वहीं आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि विकास यात्रा का रथ रुकेगा नहीं बल्कि अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव भाजपा का 200 पार लक्ष्य है। अब के विधानसभा फिर शिवराज और फिर शिवराज होगा और लोकसभा में फिर मोदी और फिर मोदी हो। बहुत सम्राट से सरस्वार कहते हैं कि आप उनको काम करने के लिए रोकते रहते हैं। सरस्वार जी तो कुछ सुन ही नहीं पाते बेचारे, क्या कहेंगे? कभी नहीं कहूँगा, उनको तो बड़ा मुश्किल समझाना पड़ता है लिखकर। सम्राट सरस्वर, अशोक सरस्वार जी नहीं, सम्राट सरस्वर जी। अबे मैं जिला पंचायत का कोई मैं अध्यक्ष तो हूँ नहीं, उनके काम बोलूँ न मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ, तो मेरी क्या दुश्मनी उनसे? मैंने जो कहा ठोस बात कही, चाहे भूल चूक मेरे से क्यों नहीं हुई हो। मान्यवर राणा हनुमान सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ। वो हमारे लिए आदरणीय है। उन्होंने बड़गांव में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया है। वो कांग्रेस के नेतृत्व करता है बने। हम छोटे थे तो हम देखते थे कि सामान्य तेजलाल टेमरे, सामान्य सीडी गौतम साहब, जनकर सिंह भाऊ, यहाँ तक कि थान सिंह भाऊ, सामान्य नंदकिशोर शर्मा, स्वर्गीय हमारे खरे जी, सारे कांग्रेस लोगों का वहाँ पेट लगता होता था। और वहीं तो उनको आपातकाल में अंदर किया जाए इसकी लिस्ट बनती थी। तो जहाँ पे इमरजेंसी में किसको अंदर डाला जाए इसकी लिस्ट बने, उनका स्वागत करके कैसे बनेगा और कैसे बनना चाहिए? फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश संत महात्मा का देश है, ये देश वेद पुराणों का देश है। यहाँ पे व्यक्ति पूजा नहीं हो सकती। व्यक्ति पूजा जब भी होगी तो हम नुकसान हो जाएंगे। उसका बड़ा उदाहरण है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। व्यक्ति में व्यक्ति तानाशाह होता है। इस इंदिरा गांधी जी का वह कथन, कठिन परिश्रम, दूरदर्शी, पक्का इरादा, कम है अंधा भक्त। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल नहीं लगाया होता तो देश का दर्श कुछ और होता। तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान ने उनको इमरजेंसी लगाने की इजाज़त दी थी? वही कोरोना जैसा संक्रमण रोग फैला था, अनाज की भूखमरी हो गई थी, लोग दान देने के तरस रहे थे, पानी पीने को नहीं मिल रहा था, पुलिस राष्ट्र ने हमला कर दिया था। क्या किया था? क्यों लगाया आपातकाल? अरे हमको तो जेल में डाला। मोरारजी भाई तो उनके मुख्यमंत्री थे, बाबू जयप्रकाश नारायण जी तो आज़ादी की समग्र क्रांति के प्रणेता थे, महात्मा गांधी के साथ उनको जेल में डाल दिया। सिर्फ मैं 1 साल और प्रधानमंत्री रह जाऊँ? जब जिसने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, उसको जनता ने सबक सिखाया। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में मैंने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र 111 से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, योग्यता और विजेता को टिकट देती है। जीत कभी दरकिनार नहीं की जा सकती। पार्टी को लगेगा तो मौसम को टिकट देगी, नहीं तो किसी और को देगी। मौसम वर्ष 2014 से कैंडिडेट है। विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा की भी दावेदार है।
पार्टी जहां से बोलेगी वहां से चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी किसी और को टिकट देगी तो उसे जिता कर लाएंगे। बाबू, आप कई बार मंचों से कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने कहा ही नहीं, मैंने ये कहा है कि 111 बालाघाट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। 111 बालाघाट से अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिटिया मौसम जी को टिकट नहीं मिलती और पार्टी बोलती है कि आप ही चुनाव लड़े, तब क्या ऐसा करेंगे? कहेगी नहीं पार्टी ना, पार्टी से विचार विमर्श करने के बाद मैं कहूँगा। भाऊ एक सवाल है, मौसम बिसेन जी लगातार सक्रिय हैं विधानसभा में और विकास यात्रा में भी लगातार वो लोगों से रूबरू हो रही हैं, जनता से मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसका एक पुरस्कार के रूप में अगर देखें या फिर कहें कि उनकी जो सक्रियता है उसके आधार पर उन्हें विधानसभा की टिकट मिलेगी बालाघाट विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी योग्यता पर टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी और कोई भी पार्टी विजेता को टिकट देती है। कोई भी दल जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, सारे मानदंडों को थोड़ा दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन जीत को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगेगा कि मौसम बालाघाट से चुनाव जीत सकती है, यदि ऐसा लगेगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, यदि ऐसा लगेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में उसके प्रति सर्वश्रेष्ठ लाइकिंग है, पार्टी लड़ाएगी। उसमें कांग्रेस का विशेष की बेटी हो ना, कोई लड़ाना नहीं। वो पार्टी की महामंत्री है, 5 साल तक प्रदेश कार्य समिति की मेंबर रही। आपको याद होगा 2014 में लोकसभा का उनके नाम पर फाइनल हो चुका था। तो आज से बीजेपी की कैंडिडेट नहीं, तो 2014 से बीजेपी कैंडिडेट, वो तो लोकसभा की थी। विधानसभा तो मुझे लगता है कि ये क्या बालाघाट के किसी विधानसभा क्षेत्र से मौसम को उड़ाया जा सकता है। जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से विजयश्री होना है। सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझसे भी कई अनुभवशील लोग छिंदवाड़ा में हैं। वहां के सभी योग्य राजनेता, वहां की बॉडी यदि प्रस्तावित प्रदेश को भेजती है और उस प्रस्ताव पर प्रदेश और केंद्र सहमति दे देती है तो मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने तैयार हूं। मैं कमलनाथ के खिलाफ नहीं बल्कि पंजे के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। यदि वहां किसी और को टिकट मिलती है तो उसे जिता कर लाया जाएगा। और मैं बयान से नहीं बदलाऊं, लिख ले, ठीक से लिखा करो। मैंने ये कहा था कि मुझसे भी योग्य लोग छिंदवाड़ा में हैं, फिर भी यदि छिंदवाड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्र के लोग एक मतेन अपना प्रस्ताव राज्य भाजपा को, और राज्य भाजपा एक मतेन प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देगा, और केंद्रीय संसदीय बोर्ड कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, अमित शाह जी और हमारे BL संतोष साहब, हमारे संगठन महामंत्री, तथा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा साहब, पितानंद जी शर्मा साहब, संगठन के सब यदि कहेंगे कौन से करना है, मैं तैयार था, तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। एक और सवाल के जवाब में श्री बिसेन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना मेरा व्यक्तिगत विचार है, निर्णय सरकार लेगी। मेरा व्यक्तिगत मत है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। कमलनाथ भी पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनके सुर में सुर मिला रहा हूँ। मुझे डेमोक्रेसी में अपने अभिमत रखने की पूर्ण अनुमति, पूर्ण आजादी। मैंने अपना व्यक्तिगत अभिमत रखा है, सरकार का मत सरकार की, लेकिन आप भी तो पार्टी का मत पार्टी रखी। आप भी सरकार के हिस्से में ही हैं तो? नहीं, मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार ने मुझे इस्तीफा दिया है, दोनों में अंतर। मंत्री भाऊ, एक कांग्रेस का बयान आया था भोपाल से, जिस दिन आपका ये बयान था कि मैं जैसे पेंशन के लिए आपने बोला था कि जैसे बुजुर्ग बनने पर पति और पत्नी का आवश्यकता होती है, सिर्फ कर्मचारी को आवश्यकता है। मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ। गाँव में जैसे हम बचपन से बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उसी आधार पर मैंने कहा है। मैं कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं और कोई बड़ा हिंदी में कोई मेरा PG भी नहीं, मैं साहित्य का शब्द लाऊँ। मैं तो बोलचाल में कहा हूँ, अपनी बात पे कायम हूँ। नहीं, कांग्रेस का प्रतिक्रिया है कि कमलनाथ सरकार ने वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं पेंशन योजना फिर से लागू करूँगा, और तो बता रहे हैं कि जो भाव हैं वो सुर से सुर मिला रहे हैं कमलनाथ जी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कमलनाथ जी के सुर से सुर क्यों मिलाऊँ? मैं अपने कर्मचारियों के साथ।
उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी बातों से नहीं पलटा हूँ। सोनेवानी खुले अभ्यारण्य केंद्र का मैं पहले से विरोधी हूँ। सुरक्षित फेंसिंग में अभ्यारण्य केंद्र बनाया जाना चाहिए, जैसे रीवा में बना है, ताकि उस सुरक्षित वातावरण में वन्य प्राणी रह सके और लोगों के भी आवागमन करने में किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो। भाऊ, हाल ही में आपका सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर सपोर्ट में आया था, नहीं, बयान आया था। आप लोगों ने गलत ढंग से परोसा है। मैं खुले अभ्यारण्य का तब भी विरोधी था, आज भी हूँ। चिड़ियाघर वाले गांव की भाषा में एक लिमिटेड कैंपस में सुरक्षित बेड़ा बनाकर, ऊंची ऊंची सलाख वाली दीवार बनाकर, सुरक्षित फेंसिंग करके, यदि शेर ही क्या, चीता, जंगली सुअर, रीछ, सिंह, अन्य वन्य प्राणी को जिस तरह से रीवा में रखा जाएगा तो हम उसके साथ हैं, उसमें क्या दिक्कत। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के आगमन पर किसी को फटकार नहीं लगाई। मैं नहीं जानता कि गौरव पारधी कौन है। जब मैं उन्हें जानता ही नहीं तो फटकार कैसे लगाऊंगा। मैं गौरव पारधी को नहीं बल्कि गौरव पद को जानता हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि कभी भी किसी के फटे में पैर न रखे। तो उज्जैन की मामला उज्जैन सर, हम कौन होते? देखिए, आपको ही पता ही नहीं कि गौरव कहाँ है, अपने मन से पूछते हो। मैंने देखा ही नहीं जिस आदमी को, तो कैसे बताऊँ? अच्छा, मैं वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत के लिए गया हूँ, किसी कुछ कहने के लिए? मेरे प्रदेश का मुखिया आएगा, अपने मुखिया का स्वागत करूँ। अब मेरे कोई दुश्मनी है क्या प्रदीप जायसवाल जी से? मैंने उनको हाथ मिलाया, बैठो, बोला हमारा जवाबदारी, हमारे मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। एक बार भूल भैया को नहीं बोलेंगे, लेकिन कामलाल सारे जी को बोलेंगे, हिना बहन को बोलेंगे, संजय जी आएंगे उनको पहले बोलेंगे, अध्यक्ष दूरा पद, विश्वर भगत आएंगे, मुझसे उम्र बड़े खड़े हो जाएंगे उनके। ये तो उन्होंने आगे यहाँ बताया कि जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने डोंगरिया, भटेरा और गोंगलई में जगह चिन्हित की, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा। सभी जगह पर्याप्त जमीन है, छोटे झाड़ या बड़े झाड़ का जंगल जैसी कोई बात नहीं, तीनों जगह पर घास है, पर्याप्त भूमि है। जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा। दूसरा विषय कि मेडिकल कॉलेज के लिए आप सब अवगत हैं, पूरा प्रदेश अवगत है। 5 सितंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री बालाघाट आए थे, उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर कहा कि भाऊ, आपके प्रस्ताव का हम सम्मान करते हैं, अब पहला मेडिकल कॉलेज बालाघाट में खुलेगा। उनको मैंने याद नहीं दिलाया, उनको स्वतः याद था। मुझसे पूछा जमीन का होगा, मैंने कहा कितने जगह पर? 3 जगह पर। बोले एक का क्यों नहीं, तीनों को देख लेंगे। बोले तीनों क्लियर। अभी तय नहीं हुआ कि गोंगले में बनेगा, अभी ये भी तय नहीं हुआ कि भटेरा में बनेगा, अभी ये भी तय नहीं हुआ कि डोंगरिया गरा में बनेगा। लेकिन सभी जगह 32 एकड़ जमीन हमने खुद करा दी। सिर्फ चाहिए 20। जमीन के जो मानदंड है उसे देवड़ा जमीन हमारे पास व्यवस्था है। लोकेशन सभी सड़कों की बेहतरीन है, बड़े झाड़ का कहीं जंगल नहीं, छोटे झाड़ का भी जंगल नहीं, विशुद्ध घास। बहुत देर हो गया, अब हमारे बालाघाट का मेडिकल कॉलेज तो आज ही खुल जाए ऐसा लगता है। एक बात और हमारी थी, वे भटेरे का BK2 बालाघाट कटिंग मारकर 2 बजट में कब आएगा? ये तो 2021 के बजट में आ गया। उसको क्रियान्वयन करना था, उसकी भी ओके रिपोर्ट आ गई, विभाग ने एजेंडे दे दी, वित्त समिति से अनुमोदन होगा, टेंडर लग जाएगा। तो मेरा ये कहना है, काम और विकास बोलता है, जन कल्याण और विकास हमारा एजेंडा है।
और क्यों न रहेगा? जिसका सोच हो, जिसका विश्वास हो, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है। गौरी शंकर बिसेन का मत है बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी परिवार है, परिवार।